यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो राजभर है वो अपना ही जो है, मुझे लगता है कि अपनी छोटी पॉलिटिक्स के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उनको पर्चा चर्चा खर्चा में रहना चाहिए ना। ठीक है, अब राजभर जी नाम ले रहे हैं, उनको साधुवाद है मेरा। इतनी सरकारें पहले हुई, सब में दंगे हुए। कोई ऐसी सरकार बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी से इस 5 साल के पहले कौन से दंगे नहीं हुए। आदरणीय ममता दीदी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वो पश्चिम बंगाल देखें, वहाँ के हालात देखें, क्योंकि वो यहाँ ना अपना बेस बना पा रही है उत्तर प्रदेश की। जहाँ तक बात करूँ कांग्रेस, तो वो उनको लड़कियाँ उत्तर प्रदेश में ही दिख रही हैं। मेरा तो सवाल है उनसे कि आपको उत्तरांचल में नहीं दिखी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अपर्णा यादव एक ऐसा नाम जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है। मुलायम सिंह यादव की बहू होने की वजह से नहीं, अखिलेश यादव की भाभी होने की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ अपर्णा यादव अपने कड़े तेवरों की वजह से और अपने उस फैसले की वजह से जिसने सियासी पारे को हाई कर दिया। सपा छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करना, ये वो फैसला था। आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद अपर्णा मौजूद हैं। तमाम विषयों पर उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपर्णा, मेरे पास सवालों की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन उससे पहले मैंने गेट पर झंडा लगा देखा भारतीय जनता पार्टी का। कभी यहाँ पर सपा का झंडा हुआ करता था, तो ये जो बदलाव आया है ये कैसे आया और फैसला कब लिया आपने? ये झंडे की जहाँ तक बात है, और यहाँ पे माँ भगवती का भी झंडा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी है, और भारतीय जनता पार्टी का ये जो ध्वज लगा देख रहे हैं आप, ये कार्यकर्ताओं का प्यार है। तो उसी क्रम में ये झंडा लगा। जिस दिन मेरा यहाँ पर दिल्ली से वापस आगमन हुआ तो मैंने देखा ऑलरेडी यहाँ पे झंडा फहरा हुआ था। जी। तो ये फैसला लेने की आपने सोची क्यों? क्योंकि अगर हम सपा की बात करें, आपके परिवार का हर दूसरा आदमी समाजवादी पार्टी में है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जब आप छोटी थी तो घर से बाहर भी अकेले नहीं जा पाती थी, किसी न किसी को साथ लेकर जाती थी। डेबिट कार्ड वगैरह आपको यूज नहीं करना आता था। वहां से लेकर यहाँ तक जब आप खुद को शेरनी कह रही हैं, तो मतलब ये पूरा इंडिया में आप भी क्योंकि एक लड़की हैं, महिला हैं, सो वी जनरली आर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स द फीमेल्स इन इंडियन सोसाइटी। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी का भी हो, तो बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन में रहती है लड़की। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत इस बात का ध्यान रखते थे कि वो ही मुझे छोड़ने जाएं, वो ही मुझे लेने आए, और ये भारतीय समाज के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। एक पिता पुत्री का जो प्रेम होता है, वो भी एक समाज की जो व्यवस्था है टुवर्ड्स फीमेल्स, और बहुत कुछ। वो खैर एक अलग मंच होगा हमारा, तब डिस्कशन करेंगे। पर अभी जहाँ तक है, जिस तरीके की मुझे लगता है कि काम सोशल वर्क जो मैंने किया अपना सामाजिक क्षेत्र में, और जिस तरीके के मामले मेरे सामने आए, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मुझसे आदरणीय नेताजी ने पूछा था 2016 में कि डू यू वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स उनका सवाल हिंदी में था बट ये बात उन्होंने बोली, तो उनसे मैंने ये बात डिस्कशन हुआ हम लोगों का। फिर उन्होंने फैसला लिया कि चुनाव लड़ा जाए, चुनाव लड़वाया उन्होंने। तो 2017 में उसी क्रम में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा। फिर क्योंकि फिर पॉलिटिक्स एंटर हो गए थे, तो फिर वो धीरे धीरे एक वो बनता गया, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। तो दिस इज़ माय जर्नी। नेताजी का जिक्र आपने किया। जब आपने बीजेपी का दामन थामा तो आपकी एक तस्वीर नेताजी के साथ वायरल हुई, जिसमें आप उनके पैर छू रही थी। एक तो ये भारतीय संस्कृति को दिखाता है कि बहू ससुर जी के पैर छू रही है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, आपसे जुड़ी हुई कई खबरें हम करते हैं, उसमें लिखा कि यहाँ पर क्या बातचीत हुई, हमें ये जानना है। यहाँ पे देखिए, जो पिता पुत्री की बात होती है, और कोई भी अच्छा काम करके आता है बच्चा, तो घर के बड़ों का ही आशीर्वाद लेता है। तो मैंने भाई राष्ट्रवाद को चुना, और इसी क्रम में मैंने उनका आशीर्वाद लिया। तो कोई नाराजगी नहीं, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है, और किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। देखिए, ये एक वैचारिक व्यवस्था है। आपके विचार जो है आपको बड़ा या छोटा बनाते हैं। शंकराचार्य जी 28 साल की उम्र में
बहुत बड़ी वैचारिक व्यवस्था दे के सनातन परंपरा और संस्कृति को दे करके गए, तो अब उनका शरीर पूरा हो गया 28 साल में, तो कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, विचार बड़ा होता है। और विचारों के लिए ही मुझे लगता है अपर्णा यादव ने अपना जीवन संकल्पित किया है। तो उस व्यवस्था में मैंने नेताजी के भी पैर छुए, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। विदाउट हिज ब्लेसिंग्स, विदाउट योर एल्डर्स ब्लेसिंग्स नोबडी कैन मूव अहेड। तो वो चीज़ थी मेरे मन में, तो मैंने उनसे बात करी थी और फिर जो भी हुआ। अच्छा, पहले चरण का मतदान हो चुका है जी, और मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बड़ी भूख लगी थी मुझे उस दिन दिल्ली से आने के बाद, तो मैंने नाश्ता भी करा, फिर खाना भी खाया। इनफैक्ट खाना खाने का समय हो गया तो खाना खाया मैंने उनके साथ। जी अच्छा जी। पहले चरण का मतदान हो चुका है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। निश्चित तौर पर आप भी यही एक्सपेक्ट कर रही हैं कि बीजेपी की वापसी हो रही है, योगी सरकार की वापसी हो रही है? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने चाहती है। यही मेरा सवाल था कि क्यों लगता है आपको? मैं कोई मैं उसमें नहीं कह रही हूँ, इफ एंड बट्स में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ये मेरा विश्वास है। अब अंतरात्मा का जो विश्वास है, जो लोगों से हमने सुना है, जो फीडबैक हमें मिला है, मैं 10-5% की बात नहीं करती हूँ, जो ज़्यादातर मुझे फीडबैक मिला है, हम सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू मेक गवर्नमेंट। कोई एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इतनी सीट क्रॉस हो जाएगी, या आपको लगता है पूर्ण बहुमत से? टारगेट कुछ नहीं होता है, 403 विधानसभाएं हैं और उसमें क्योंकि गठबंधन भी है अपना दल और निषाद पार्टी से, तो ऐसा कोई टारगेट वगैरह नहीं है। वी आर गोइंग टू मेक फुल मेजोरिटी में हमारी सरकार आई है। अच्छा, बहुत सारी खबरें ये थी कि आपको लखनऊ कैंट से टिकट मिल सकता है, आपने भी सुनी होंगी ये खबरें? जी जी, बहुत सारी खबरें मीडिया में चली थी, और फिर ये भी खबर आई कि लखनऊ कैंट से आपने पहले सपा में गुहार लगाई थी, वहां पर टिकट नहीं मिला तो आप बीजेपी में आई थी, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, ये अटकलें, ये चाहे ये सूत्र, जो इस प्रकार की बातें हैं, और जाहिर सी बात है उनका कहना भी ये चीज़ एक तरह से, अगर आप अकॉर्डिंग टू द वो देखें ना कि आप सूत्र किस प्रकार से बात चलती है या न्यूज़ किस पे थ्राइव करती है, तो ये चीज़ हो सकती थी कि भाई लोगों के मन में हुआ होगा कि भाई 2017 से इन्होंने एक अच्छा चुनाव लड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट कि समाजवादी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं था कैंट, लखनऊ कैंट विधानसभा में, और जो उनका यादव और मुसलमान वोट बैंक है वो वहाँ पर नहीं था। मगर फिर भी अपर्णा ने अपने कार्यशैली से और संगठनात्मक जो हमने एक व्यू रचना करी थी वहाँ पर, तो हमने बहुत अच्छा वोट कमाया, बहुत अच्छे हमारे पोजीशन आई। पर अब वो सारी चीज़ें सबको पता है, उसके बारे में ज़्यादा विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था और उसी वजह से लोग अटकलें लगा रहे थे। मैंने भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कह रही हूँ, आज भी यही कहूँगी कि विचारों की वजह से ज्वाइन करी। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए ही मैंने जो है इस पार्टी को चुना, बिकॉज जो विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए एक शौचालय बनाने का उनका प्रोविज़न हो, चाहे उनकी जो भी स्कीम्स आती हैं, तो इट इज़ द नेशन फर्स्ट व्हाट ही स्पीक्स ऑलवेज। और इस बार भी आपने 26 जनवरी पे, और भी दर्शकों ने जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, 26 जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने एक्स्ट्रा फोकस दिया अपॉन अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ दिस कंट्री एंड स्पेशली वुमेन। बीकाजी कामा के बारे में बहुत लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, पर वो लोग पढ़ते हैं जो ऑलरेडी लिटरेचर से या हिस्ट्री के संवाद से जुड़े हुए हैं। वो लोग नहीं जानते हैं जो लोग बिल्कुल घरेलू काम में व्यस्त रहते हैं। बहुत सारी उन्होंने ट्राइबल विमेन के बारे में बात करी, जो कि जिनके बारे में हमें बिल्कुल पता ना चलता। तो ये एक सोच परिलक्षित करता है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उनका हृदय में कितनी ज़्यादा जो है संवेदनाएं हैं टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट, और ये मुझे दिली रूप से छूती है। और चाहे आप देखिए केंद्र में मोदी जी हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, तो योगी जी को भी बहुत साधुवाद है जिस प्रकार से उन्होंने अपने आचरण को और अपना जिस प्रकार से वो जीवन जीते हैं, जो उनका जीवन जीने का एक तरीका है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने उसूल पे कायम रहना, अपने वस्त्रों को मतलब एक
मुखर रूप से जब उन पे टारगेट किया जाता है उनको कि आप जो है भगवा वस्त्र क्यों पहनते हैं, या उनको संत के उस पर काफ़ी बार टोका जाता है, तो जिस प्रकार से उनका एक भाव है अपने इस वेशभूषा के लिए, अपने साधुत्व के लिए, ये सच में बहुत बड़ी बात है और ये महानता का गुण है बहुत बड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रधानमंत्री मोदी और योगी की तारीफ, और या फिर आप किस चीज से उनकी सबसे ज्यादा इंस्पायर है, ये मैं आपसे अगला सवाल पूछती, लेकिन आपने पहले ही जवाब दे दिया। जी। इस सवाल का जो जवाब था उसकी शुरुआत आपने कुछ ऐसे कहा कि ये अटकलबाजी होती है, जो मैं पहला सवाल कर रही थी, लेकिन ओपी राजभर को हम ना तो अटकल कह सकते हैं ना सोर्स कह सकते हैं। ओपी राजभर ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें वो कहते हैं कि ना तो लखनऊ कैंट से टिकट मिला अपर्णा को, ना करहल सीट से खबरें थी, नहीं मिला कहीं से भी, और अब वो इतनी परेशान है कि वो नेताजी से गुहार लगा रही हैं कि मुझे सपा में वापस कर लो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये ओपी राजभर ने एक न्यूज चैनल से कहा है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये जो राजभर है वो अपना ही जो है, मुझे लगता है कि अपनी छोटी पॉलिटिक्स के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार की विवेचना और जो टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरीके की बात देखिए उनको बिना जाने नहीं करनी चाहिए। मैं बता दूं कि जिस वजह से भी जो वो बातें कह रहे हैं उसके पीछे की बात वो सोच लें और समझ लें जब वो किसी के बारे में बोलते हैं। और भारत जो है संस्कृति और परंपरा का देश रहा है। यहाँ पर अगर महिलाओं के बारे में महाभारत हो चाहे रामायण हो, किसी ने भी टिप्पणी करी उसको जो है मुंह की खानी पड़ी। और मैं बता दूं कि अपर्णा यादव अंगद है, मैं कोई कहीं जहाँ पैर रख दूंगी तो वहाँ से जीत करके आ जाऊंगी। जब उस समय झगड़ा ही हो गया घर में तो हमने कैंट, उस समय हम लोग नहीं जीत पाए, वो एक अलग व्यवस्था थी, क्योंकि मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। पर इस तरीके की बात वो ना करे तो मुझे लगता है अच्छी बात, ये अच्छी बात है, मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। और उनसे क्या मतलब, और वो पारिवारिक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं मुझ पे। मैं तो ये कहूँगी कि भाई वो अब उनके घर में भी बहू होंगी, बेटियाँ होंगी, उनको देखें, अपनी राजनीतिक जीवन देखें और राजनीति में राजनीति की बात करें ना, परिवार संबंधित बात करने का ये कोई मंच नहीं है। और वो एक जिस एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके हकों के बारे में बोले, उसके बाद में बोले। उनको अपर्णा यादव से इतना ज़्यादा विशेष लगाव क्यों है, या हो सकता है अपने चुनाव में बुनाने के लिए अपर्णा यादव का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा साधुवाद है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो उनका पर्चा चर्चा खर्चा में रहना चाहिए ना, तो ठीक है। अब राजभर जी नाम ले रहे हैं, उनको साधुवाद है मेरा। अच्छा, एक रैली के दौरान आप काफ़ी भड़की थी, आपने कहा शेरनी हूँ, सपाइयों से डरती नहीं हूँ। फिर मैंने कुछ खबरों में पढ़ा तो उसमें कुछ ऐसा था कि कुछ लोगों ने ईंट पत्थर फेंकने की कोशिश की थी महिलाओं पे, वो पूरा क्या किस्सा था? देखिए, आप पे भी अगर कोई अटैक करता और आप पे ना करके हो सकता है या आपकी टीम पे कोई अटैक करता तो डेफिनेटली आपको भी नाराज़गी होती। तो देखिए, अराजक तत्व हर जगह मौजूद हैं और इन्हीं अराजक तत्वों को ठीक करने के लिए योगी जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया था कि गुंडागर्दी वो बंद करा देंगे, क्योंकि इनकी सोच ईमानदार है और काम दमदार है। सारे गुंडों को जेल में बंद करने का काम किया है और इसीलिए अपील है मेरी आपके चैनल से कि गुंडागर्दी और बदमाशी और अराजकता अगर बंद करनी है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, तो योगी जी को वोट करें। कैंडिडेट को ना देख करके योगी जी को वोट करें, कमल को वोट करें। गुंडागर्दी रोकनी है। एक और बयान मुझे आपका याद है, आपने कहा था कि आपने जनता से अपील करते हुए कहा था कि आपको सोचना है दंगा कराने वाली सरकार चाहिए या दंगा रोकने वाली चाहिए तो बीजेपी को वोट करें। यहाँ तक तो समझ में आता है, दंगा कराने वाली सरकार से आपका इशारा किस तरह? जितनी सरकारें पहले हुई सब में दंगे हुए। कोई ऐसी सरकार बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी से इस 5 साल के पहले कौन से दंगे नहीं हुए? तो ये तो सबको पता है। तो कोई एक पार्टी नहीं है, पूरा विपक्ष इसमें शामिल है। अब चूंकि आप सपा से निकलकर बीजेपी में आई हैं तो ये 2 पार्टियां फोकस में रहना लाजमी भी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 5 साल का कार्यकाल हमने अभी सपा का भी देखा, फिर योगी जी का भी देखा। एज ए वुमेन आप किस में ज़्यादा बदलाव और अच्छा महसूस करती हैं? देखिए, बदलाव की जहाँ तक बात है, बदलाव तो देखिए हम स्वयं में करें पहले, सबसे पहले, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सोशल वर्क का रहा है। तो सामाजिक दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलेगा, एजुकेशन जब तक नहीं होगी, तब तक हम जो है सरकारों पे व्यवस्था डाल दें कि महिलाओं के लिए सब कुछ सरकार करेगी, बच्चों के लिए हमारी सब कुछ सरकार करेंगे। भाई खुद भी कुछ करना पड़ेगा, बुजुर्गों के लिए सब कुछ सरकार आपके लिए स्कीम ला सकती है, सरकार आपके लिए मिशन ला सकती है, सरकार आपके लिए पॉलिसी इन्वेंट कर सकती है, बट द इम्प्लीमेंटेशन वो भी चलिए सरकार कर देगी, मगर सोच जो है
वो हमें स्वयं समाज को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कई जगहों पर। देखिए उसके मतलब बहुत ज़्यादा केस वाइज हिस्ट्री नहीं करेंगे हम लोग, उस पर बहुत लंबा समय बीत जाएगा, पर हम जो है एजुकेशन पे फोकस करें। और जितना फोकस उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया है, योगी जी ने, आप देखिए कोविड काल में पूरे विश्व की एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इन उत्तर प्रदेश व्हेन देयर वाज कोविड, और कोविड-19 का मतलब परचम भी था, जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है दी जा रही थी, वहाँ पर योगी जी ने बहुत ख्याल रखा कि मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पॉलीटेक्निक कॉलेज हो, चाहे स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई हो, किस तरह से उन्होंने मैनेज किया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सोच परिलक्षित करता है उनकी कि वो एजुकेशन सिस्टम को सच में सुधारना चाहते हैं। वरना कहीं आप पूरे वर्ल्ड में बता दीजिए, उत्तर प्रदेश इज़ बीइंग हाईएस्ट पॉपुलेशन, 5th लार्जेस्ट ये जो है दुनिया का देश बन सकता है। को तो सपोर्ट कर ही रही हैं, साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो लाशें नदियों में बही हैं, कोरोना काल में इतना लोगों ने त्राहिमाम देखा है, तो मैं डंके की चोट पर कह रही हैं। मैं ये बात आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में है, इस समय आचार संहिता लगी, वो एक अलग बात है, पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रदेशों में भी बहुत सारे अन्य प्रदेश हैं जहाँ पे सरकार है। कोई एक बीजेपी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आया चुनाव प्रचार करने? नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको अपना प्रदेश देखना है। आदरणीय ममता दीदी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वो पश्चिम बंगाल देखें, वहाँ के हालात देखें, अपने सूबे को मैनेज करें। पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं वो सब आंकड़े बता देंगे। और इस तरह से रोप प्रत्यारोप 2024 की जो ये ममता बनर्जी दीदी जो है हमारी, वो सोच करके अगर अपने ये भाषण देना और उत्तर प्रदेश में आकर के कर रही हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबका स्वागत है और सारे लोगों का खुले मन से स्वागत है। हमारे जितने बंगाली मूल के भी निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें भी जो रक्त दौड़ रहा है वो उत्तर प्रदेश की भूमि से उपजाए हुए अन्न से दौड़ रहा है। यहाँ सरोजनी नायडू अगर बनी फर्स्ट गवर्नर, पहली राज्यपाल, तो वो बंगाली मूल की थी, ये भूलें मत। और इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के सबसे पहले जो हम गाते हुए आ रहे हैं, आपने भी बचपन में गाया होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, ये गाना राम सिंह जी ने लिखा था। वो उत्तर प्रदेश के मूल के निवासी हैं। तो इस तरीके की विरोधाभास वाली बात करके उत्तर प्रदेश के लिए जिस प्रकार की उन्होंने जो है सबको कहा कि तिलक लगा करके आते हैं, गुंडागर्दी फैलाते हैं, अब आप वोट मांगने के लिए आ रही हैं कि आप भाई वोट करिए, ये सब 2024 का जो है, ये जो एक तरह से ये इनकेन प्रकारेण वो चाह रही हैं कि मैं एक नेशनल फेस बनूं। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। पीपल आर वेरी वेरी टेक सेवी, पीपल लिसन टू एवरीथिंग, पीपल आर लिसनिंग टू एवरीथिंग। वो जानते हैं, उत्तर प्रदेश का हर आदमी जानता है। मैं तो उस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चल रहा था। एज अ यूपी पर्सन, एज अ यूपी मतलब एक महिला होने के नाते, उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे भी बहुत ख़राब लगा कि जिस तरह से उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी करी। मैं तो पूछना चाहती हूँ क्यों इस तरीके की बात बोली उन्होंने, और माफ़ी मांगती है उनकी। इस तरीके से बात करने की बात अच्छी बात नहीं है। ये मतलब जो है, देखिए ममता दीदी का पूरे सब जगह आदर है, मैं भी बहुत आदर करती हूँ क्योंकि वो एक महिला हैं और अपनी तरह से संघर्ष कर रही हैं, अच्छी बात है। मगर इस तरीके की बात एक स्टेट के लिए आप बोल दें, ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब कि टीका लगाना क्या गुनाह है? अगर टीका लगाना गुनाह है तो टोपी पहनना भी गुनाह है ना। इस तरीके की बात आप एक सेक्ट, एक प्रदेश के लिए क्यों टारगेट करके बोला? अपने कुछ वोटों को घुमाने के लिए आप दूसरे प्रदेश के लोगों को इस तरह से अपमानजनक शब्दों से नहीं वो कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, चुनावों का माहौल है तो ऐसे में कोई भी मुद्दा आएगा तो वो बहुत ऊपर लेवल तक जाएगा, ये आप भी बखूबी जानती होंगी, नागरिक होने के तौर पर हम भी जानते हैं। अब जैसे पूरे देश में इस वक्त हिजाब का मुद्दा गूंज रहा है, अभी तो खैर फैसला आना है उस पर, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए रोक लगा दी है कि किसी भी स्कूल में, कॉलेज में ना ही किसी भी तरीके का धर्म का प्रचार ना हो, ना ही भगवा पहन कर जाए कोई, ना हिजाब पहन कर जाए। कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। मतलब उनका ये कहना है, प्रियंका गांधी को शायद आपने सुना होगा, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कुछ भी पहने लड़की उसकी आज़ादी है। तो आपको लगता है कि सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है?
या फिर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को सार्थक किया जा रहा है, या फिर सिर्फ ठीक देखिए है? वो बहुत महानुभाव हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो है सिर्फ जो है तंज कसना और इस प्रकार के जो ये टू लाइनर स्लोगन देना, ये उनका काम बन गया है। क्योंकि वो यहाँ ना अपना बेस बना पा रही है उत्तर प्रदेश की, जहाँ तक बात करूँ कांग्रेस, ना उसका इस सूबे में कोई कह लीजिए कि कोई अच्छा लीडरशिप है। और उनको सिर्फ और सिर्फ जो ये बात बोली उन्होंने कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो आप बता रहे हैं, तो वो उनको लड़कियां उत्तर प्रदेश में ही दिख रही हैं। मेरा तो सवाल है उनसे कि आपको उत्तरांचल में नहीं दिखी? उत्तरांचल की महिला मोर्चा कांग्रेस की अध्यक्ष ने बोला कि हमको तो इतना इन लोगों ने जलील किया, इतना ज़्यादा हमें कांग्रेस वालों ने जो है दोष प्रत्यारोप लगाए मेरे ऊपर। उनको जो है प्रियंका जी को बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। पंजाब में उन्हें सारे 12 टिकट मांगे थे वहाँ पे, जो उनकी महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने 12 टिकट मांगे थे। अरे एक दे देते आप, क्योंकि यहाँ उनको मिल ही नहीं रहा है कोई टिकट लड़ने के लिए। उनको पता है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया यहाँ से, इसलिए वो चाह रही हैं कि बेटियों को वो करें। और मैं तो पूछना चाहती हूँ, बच्चियों की उन्होंने रैली कराई थी, किस प्रकार से ठंड में क्यों दौड़ा दिया भाई? क्या अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम लड़की को दौड़ा देंगे? देखिए मैं एक नेता बाद में हूँ, पॉलिटिक्स में बाद में करूँगी, पर पहले मैं लड़की हूँ। और लड़कियों की जहाँ तक बात हो, पहले भी अपर्णा यादव ने अपनी मुखर रूप से आवाज़ रखी है, आज भी रखूँगी, आगे भी रखूँगी। तो मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि इस तरीके की बात उनको करनी चाहिए। उनके भी बच्चे हैं, वो खुद एक महिला है और जिम्मेदार महिला है। इस प्रकार की बात करना अच्छी बात नहीं है उनके लिए। और इस पूरे हिजाब कंट्रोवर्सी पे अपर्णा यादव क्या राय रखती हैं? हिजाब की जो जहाँ तक बात है, ये एक धर्म का जो है एक पहनावा कह लीजिए इसको, और एक ये धार्मिक बात है। तो धर्म के लिए जहाँ तक है, हर आदमी को स्वतंत्रता है अपने धर्म को निभाने की इस देश में। एवरीबडी हैज़ द फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे वांट, बिकॉज इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री। पर जहाँ तक स्कूल की बात है और यूनिफॉर्मिटी की बात है, तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म पहने। और हिजाब जहाँ तक है, तो अगर जो बीच में केसेस आए थे कि हिजाब पहनकर कई लड़के जो है कुछ अराजकता फैलाने की प्रयास कर रहे थे, चाहे वो स्कूल कॉलेजों में हो, चाहे बाहर मार्केट प्लेस में हो, तो उनके लिए चेकिंग की व्यवस्था लगाई जाए। लेडी तो चेक कर ही सकती हैं लेडीज़ को, और इस तरीके की व्यवस्था रखी जाए। वरना धर्म अनुपालन करने में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए कि आप ये नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते। ये एक देखिए अलग मतलब विषय है, धार्मिक विषय है। जिसको जो करना है भाई वो अपने धर्म के हिसाब से करेगा। हम हिंदू हैं, हम अपनी तरह से रहते हैं। अगर मुसलमान संप्रदाय में वो हैं तो भाई वो लोग अपनी तरह से, हर आदमी को इस कंट्री में सेक्युलर वो है। और मोदी जी तो कहते ही हैं कि इट्स अ फंडामेंटल राइट, सबके रक्षा होनी चाहिए जी। इसी बात पे उन्होंने 370 पास किया। 3 तलाक का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट था, वो पास किया। तो ये सब देखिए बहुत वैसी बात है। और क्यों तूल पकड़ा, किसने तूल पकड़वाया, लोग अब ये तो सोच और खोज दोनों का विषय है जी। चलिए अब बात करते हैं अखिलेश की। अखिलेश पर अपर्णा एक आरोप तब से लगते आए हैं जब से उनका विवाद शिवपाल यादव के साथ हुआ था। अलग पार्टी उन्होंने बना ली थी, हालांकि इस बार चुनावों में वो समर्थन कर रहे हैं। जब आपने पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा, तब भी ये बात उठी कि अखिलेश से परिवार नहीं संभल रहा है। अब शिवपाल यादव भले ही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक बयान दिया उन्होंने जिसमें ये कह लीजिए कि दुख दर्द उनका बाहर आया है। उन्होंने कहा 20 से 25 सीटों का एक्सपेक्टेशन था, 1 ही सीट मिली है। कैसे देखती हैं इसको? ठीक है, उनका देखिए आरोप जो लोग लगा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए। हमने तो उन पे कोई आरोप नहीं लगाया है। शिवपाल आपको लेकर भी तो टिप्पणी कर चुके हैं ना। वो अब क्यों कर रहे हैं, उन्होंने तो हमेशा जो है मेरा समर्थन किया है और हमेशा मुझे बड़ा प्रोग्रेसिव अप्रोच रही है उनकी। वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके समय परिस्थिति बड़ी विषम है, क्योंकि उनकी पार्टी को सिंबल भी नहीं मिला और वो सपा के चुनाव पर लड़ रहे हैं साइकिल पर। तो क्यों उन्होंने ऐसा बोला, ये तो देखिए राजनीतिक गतिविधियां इस तरह की होती रहती हैं। वरना वो देखिए बड़े हैं मेरे, एक राजनीति को छोड़ दीजिए, बड़े हैं, उनका आदर है मेरे मन में। ठीक है, बड़ों का कुछ जो है वो कर देना चाहिए, छूट दे देनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि आप राष्ट्रवाद के लिए आई हैं बीजेपी, इसलिए आपने ज्वाइन किया। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी,
सिर्फ विचारधारा ही एक देखिए, कर ही मकसद रही था, या फिर एक होता है ना अपर्णा कि मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी, कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा एक उम्मीद के साथ करेगा, क्या उम्मीद थी वो देखिए, उम्मीद राष्ट्र टूटी? से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? देखिए, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर मैं तो अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है, तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ, जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ जी। अच्छा, एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा। वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। लगता तो मोदी सरकार पर भी आरोप कि कुछ काम नहीं हुआ, सब प्राइवेटाइज कर दिया, मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे रह गए हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूछिएगा ये सवाल, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में था कि रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, किसने दी? योगी जी ने दी, योगी सरकार ने दी। आप बताइए, 6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। 6 एक्सप्रेसवे, नमामि गंगे तव पाद पंकज, तब कस्में खाते हैं गंगा की। नमामि गंगे जो हमारा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो रिवर क्लीनिंग पे हो, वो सारी चीज़ें हुई। और तीसरी बात, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, कोरोना जो फेज़ आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती संभाल नहीं पाते वो लोग, जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का। क्योंकि इट वाज पूरे, मतलब एक तरह से आप देखिए, चाहे राशन बांटने का काम हो सरकार का, देखिए उसमें स्वयंसेवी भी बहुत सारे लोग लगे थे, पर राशन बांटने का काम हो, लोगों से यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम हो, एक स्ट्रिक्ट व्यवस्था रखने का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है योगी जी की सरकार में हुआ है। महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो आपको डबल राशन मिलने का काम हो, चाहे आपको जो है जो शेरनी दल बने हैं अभी। आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति हम पे टिप्पणी करके देखे और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखे, अपने आप फ़र्क साफ हो जाएगा। और मैं बताती हूँ, ये विपक्ष का आरोप हमेशा लगता रहा, जो आप कह रहे हैं मस्जिद और मंदिर वाली बात, राम मंदिर का जो इशू था, ये जब भी उठा तब सरकारें और औरों की थी, मगर बनाया किसने और बना कौन रहा है? ये राम मंदिर इस सरकार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है सारे ही राम भक्तों के लिए। और राम सिर्फ एक धर्म का नहीं है, राम एक आस्था का प्रतीक है। बहुत सारे जो है लोग हैं अन्य धर्मों के, वो जो है राम में बहुत आस्था रखते हैं, क्योंकि राम एक भारत का चरित्र है। ऐसा हर आदमी, हर बेटा जब पैदा होता है घर में तो कहते हैं राम जैसा बेटा पैदा हो, क्योंकि बेटे के रूप में आदमी चाहता है कि राम हो, पति चाहे ना चाहे, मगर बेटा हमेशा चाहता है कि राम जैसा हो। तो ये सारी बातें जो विपक्ष कह रहे हैं, वो क्योंकि खुद वो कहते हैं ना कि जो लोग अपना कुछ नहीं कर पाए वो दूसरों पे प्रत्यारोप करने में सबसे आगे होते हैं, यही बात विपक्ष पे लागू होती है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी अखिलेश के समाजवाद को फर्जी कहते हैं। आप चूंकि समाजवादी पार्टी में रही भी हैं, यादव परिवार से आप आती भी हैं, आपने तो नेताजी का समाजवाद भी देखा है और अखिलेश का भी देखा है, क्या फर्क पाती हैं? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रवाद है, मैं उसके साथ हूँ, पूर्ण निष्ठा के साथ हूँ, और वो सारी बातें अब मैं पीछे छोड़ आई हूँ। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल जाते जाते, चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा, हमने बहुत सारी स्टोरीज आप पर की हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने ये लिखा था कि चूंकि सब जानते हैं आप शास्त्रीय संगीत की धुरंधर रही हैं आप, तो उन्होंने कहा कि हमें सुनना है, हमें आपके चैनल पर सुनना है। तो अगर आप हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन जो आप क्या सुनना चाहती हैं? जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमारे दर्शक आपको आपकी पसंद का सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं ज़्यादातर, देखिए क्योंकि धार्मिक की क्लासिकल सिंगिंग वैसे भी ज़्यादातर धर्म के जो है दोहे हों, चाहे
यही सब पे गीत और छंद लिखे जाते हैं, उन्हीं को हम लोग भाई लयबद्ध तालबद्ध करके गाते हैं और या तो राष्ट्र के गीत गाते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप धर्म के उस पर सुनना चाहेंगे कि राष्ट्र के उस पर? आप धर्म के उस पर सुना दीजिए, आप राष्ट्र के उस पर, जिसमें आपको अच्छा लगे। चलिए, क्योंकि आपने पहले कहा धर्म तो इसलिए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी पे जो है, जो हमारे ये विपक्ष के लिए भी मैं बोलूँगी कि क्यों इतना परेशान है, सब तो चल ही रहा है। नष्ट कमल का चरखा बनाए पन का तत्व की प्यूने, 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम ओ राम राम रस लेनी चदरिया झीनी रे झीनी। बहुत खूबसूरत, और बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका इस गाने के लिए भी, दर्शकों का मान रखने के लिए भी, और हमसे बात करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।